हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान की खराब तबीयत की वजह से जब महक उसका साथ दे रही थी तो अहान को ये लगने लगा था कि महक उस पर तरस खा रही है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रात को जब महक अहान के कमरे में उसे ये समझाने गई कि उसे अगले दिन डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, तो वो गलती से उसके ऊपर गिर गई, जो देखकर अहान बहुत भड़क गया था और महक को उल्टा सीधा कहने लगा था। अहान की बातें सुनकर महक बहुत ही निराश हो गई। अहान ने उसे खुद से बिल्कुल दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा, अपनी फालतू की हरकतें बंद करो महक। महक उसे बताना चाहती थी कि वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि उसे अगले दिन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में इन्फॉर्म कर सके, लेकिन अहान था जो कुछ सुनने को राजी ही नहीं था। आखिरकार महक उदास होकर वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह महक अहान के वार्ड में गई। डॉक्टर से मिलने का टाइम हो रहा था तो उसने कहा, आपको डॉक्टर की बात ध्यान से सुननी होगी। उनके सामने इस तरह नाराज मत होना, वो आपका इलाज अच्छे से करेंगे। सुना हुआ बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। महक की बात सुनकर अचानक अहान चौंक गया। उसने कहा, इलाज? कैसा इलाज? कौन से डॉक्टर को बुला लिया है तुमने यहाँ? इतने में ही डॉक्टर वहाँ आ गए। जो डॉक्टर अहान के ट्रीटमेंट के लिए आया था उसे देखकर तो महक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो और कोई नहीं, डॉक्टर सुदेश था। सुदेश ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए अहान को देखा और, अरे अहान, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? वहीं उसे देखकर महक ने 2 कदम पीछे ले लिए। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी वो सुदेश के सामने आए और सुदेश उसे पहचान ले। बप्पा जी की मौत के बाद सुदेश ने नरेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ आवाज़ उठाने से साफ मना कर दिया था और इसी कारण से सुजल भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। सुदेश ने ना तो बप्पा जी या छोटे दादा को इंसाफ दिलाया और ना ही अहान का ख्याल रखा। उसने तो नरेंद्र के साथ सांठ-गांठ करके बस खुद को बचाने का सोचा। सुदेश ने महक को बहुत शक भरी नज़र से देखा, जैसे तो वो उसे पहले से ही जानता हो, मगर वो उसे पहचान नहीं पाया तो हंसते हुए ही अहान को देखा। अहान ने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी सुजल को ढूंढने नहीं गए थे? महक बहुत गौर से उनकी बातें सुनने लगी। क्या इसका मतलब सुदेश अभी भी बड़ी शिद्दत से सुजल को ढूंढ रहा था? और अहान उसे कैसे जानता था? वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल क्यों पूछ रहा था? क्या सुदेश और अहान दोस्त थे? महक अपने ये सारे सवाल सुदेश से पूछना चाहती थी, मगर सुदेश को बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो इस वक्त अपनी असली पहचान उसे नहीं बता सकती थी। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। सुदेश ने बड़ी ही निराशा से कहा, एक बार फिर वो मेरे चुंगल से छूटकर चली गई। बहुत करीब पहुंच चुका था मैं उसके, मगर हमेशा की तरह इस बार भी वो मुझसे 2 कदम आगे निकली। फिर सुदेश ने आगे कहा, ये सब छोड़ो, मैंने सुना है एक एक्सीडेंट की वजह से तुम कभी बाप नहीं बन सकते। हा हा हा। सुदेश के इस तरह हंसने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अहान का मजाक बना रहा हो। महक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? सुदेश ने जवाब में कहा, मैं अपने पेशेंट से बात कर रहा हूँ। अगर आप इसी तरह यहाँ खड़े होकर डिस्टर्ब करती रहीं तो मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा। तभी अहान ने महक से कहा, तुम बाहर जाओ। महक चुपचाप सिर झुकाकर वहां से बाहर चले गई। महक सोच रही थी, ये सुदेश अहान को न जाने क्या क्या कह रहा होगा, ये नहीं सुधरने वाला। 10 मिनट के बाद जब चेकअप करके सुदेश बाहर आया तो महक उसका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि अंदर क्या हुआ होगा। सुदेश ने सिर झुकाकर महक को जवाब दिया, इनका कोई इलाज नहीं है, अब ये कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर महक बहुत निराश हो गई। उसने कहा, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अपने पेशेंट का ढंग से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इनकी उम्र कितनी है? आप उनके लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? तब सुदेश ने आगे कहा, बेचारा हान, इतनी कम उम्र में। अब रागिनी त्रिपाठी तो क्या, कोई भी लड़की उसे देखेगी तक नहीं। इस हालत में लड़कों को डिप्रेशन हो जाता है। तुम जब तक हो सके अहान का ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। महक ने जब वार्ड के अंदर जाकर देखा तो अहान ने कहा, मुझे पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। ये कहकर उसने अपने ऑफिस के कपड़े पहने और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। महक जानती थी कि अहान की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे में ऑफिस सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं ताकि इस बात से हो रही तकलीफ वो छुपा सके। इससे पहले कि अहान दरवाजे के बाहर निकल पाता, महक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अहान, आप निराश मत हो, हम और डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे। मुझे किसी को कंसल्ट नहीं करना, मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है।
तुम भी चली जाओ, मेरे साथ यहाँ कुछ नहीं रखा। अहान कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। महक को सुदेश की बातों से लगा कि कहीं अहान को सच में डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। उसने अचानक अहान से कहा, अहान हमें शादी कर लेनी चाहिए। महक की बात सुनकर भी अहान ने आगे कुछ नहीं कहा। तब महक ने एक बार फिर कहा, मैं सही कह रही हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आपको इतनी चोट मेरे कारण ही आई है। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने दीजिए। महक जानती थी कि अगर वो कोई और कारण लेकर अहान को शादी के लिए कहेगी तो शायद वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर वो उसे ये कहेगी कि वो अपनी गलती के पछतावे के एवज में ये सब कर रही है तो शायद अहान शादी के लिए मान जाए। वैसे भी वो तो कुछ भी करके एक बार फिर से अहान की पत्नी बनना चाहती थी। हो सकता था उनका ये रिश्ता जुड़ने के बाद धीरे धीरे अहान की याददाश्त भी वापस आ जाती, लेकिन अहान इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारे दिलासे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर तरस खाना बंद करो। कल से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत नौकर हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। ये कहकर उसने उसे खुद से दूर किया और गुस्से में तमतमाता हुआ वहाँ से चला गया। महक भाग भाग कर उसके पीछे जाने लगी। वो बार बार यही कह रही थी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते? महक के बार बार एक ही बात दोहराने के कारण आखिरकार अहान परेशान हो गया। तुम्हें शादी करनी है ना, तो ठीक है, चलो कर लेते हैं शादी। अगर वो खुद ही उससे शादी करना चाहती थी, अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी, तो फिर अहान भी तैयार था। अहान ने महक से कहा, जाओ और जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, हम अभी के अभी कोर्ट में जाकर शादी करेंगे। ये कहकर अहान लिफ्ट से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। महक ने हैरानी से कहा, अभी? अहान ने जवाब दिया, हाँ अभी शादी करेंगे। तुम ने तो कहा था कि तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहती हो, तो अब क्या परेशानी है? महक ने इसके आगे कुछ नहीं कहा तो अहान ने जवाब दिया, बस डर गई ना, यही तक थी ना तुम्हारी जिद? महक अब उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अहान के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए रजामंदी दे दी। तो ठीक है, हम अभी शादी करेंगे। जैसे ही महक ये कहकर वहाँ से गई, अहान ने मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर लग रहा था कि ये सब उसकी कोई चाल थी। अगले 2 घंटे में कोर्ट में उनकी शादी भी हो गई। एक बार फिर से अहान महक की कोर्ट मैरिज हो गई थी। एक बार फिर से बिना शादी की रस्मों के वो लोग पति पत्नी बन गए थे। कोर्ट से निकलते टाइम मालती और रागिनी, जो वहाँ पर रीति के केस के सिलसिले में आए थे, उन्होंने अहान और महक को देख लिया। रागिनी ने हैरानी से पूछा, अहान ये सब क्या है? अहान ने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है महक। रागिनी ने रोते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो अहान? तुम तो मुझसे मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। हमारा रिश्ता तो मैं बहुत पहले ही खत्म कर चुका था रागिनी। अहान ने रागिनी को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। तभी मालती ने गुस्से में अहान को और महक को देखा और बोली, रागिनी जैसी खानदानी लड़की को छोड़कर तुमने इस लड़की से रिश्ता जोड़ लिया, जिसके नाम खून खानदान का कोई पता नहीं है। वाह अहान रायजादा वाह। खैर ये मत सोचना कि हम इस मामले को यहीं खत्म करेंगे। अहान ने मुस्कुराकर मालती से कहा, आप कुछ नहीं कर सकती। आपके हाथ कितने ही लंबे हो जाएं, अहान रायजादा की पत्नी तक नहीं पहुंच सकते। ये कहकर उसने महक को कमर से पकड़ा और अपने साथ ले गया। मालती और रागिनी ने एक दूसरे को देखा। तब मालती ने कहा, इस महक की कुंडली निकलवानी होगी। रागिनी ने भी हाँ में सिर हिलाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही वो बोली, अहान के साथ जो लड़की है महक, उसके पास्ट के बारे में सब पता लगाओ। कोर्ट से वापस लौटते वक्त महक को लगा था कि वो लोग उसके घर जाएंगे, मगर वो तो उसे किसी होटल में ले गया था। होटल में जाते वक्त महक को समझ नहीं आ रहा था कि अहान उसे होटल में क्यों लेकर जा रहा है। होटल में अहान ने उन दोनों के लिए हनीमून सूट बुक किया था। कमरा खोलते ही महक ने देखा कि पूरे कमरे में फूल की पत्तियां फैली हुई थी। शादी की रस्मों का तो पता नहीं, लेकिन अहान ने सुहागरात का पूरा इंतजाम किया हुआ था। उसने उसके हाथ में चॉकलेट देते हुए कहा, भूख लग रही होगी ना, खा लो इसे। महक ने चॉकलेट खाना शुरू किया और तभी अहान ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा, ये लो मेरा कार्ड, पासवर्ड मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है, तुम्हें जितना खर्च करना है तुम कर सकती हो। महक को समझ नहीं आ रहा था कि अहान अचानक से उसे अपना कार्ड क्यों दे रहा है, लेकिन उसने झिझकते हुए उससे कार्ड ले लिया और कहा, थैंक यू। उसके बाद अहान ने एक बहुत ही खूबसूरत सी अंगूठी निकाली और उसे महक को पहना दिया। महक हैरानी से उसे देख रही थी। उसने पूछा, आप मुझे अंगूठी क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि हम शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं।
ये कहकर अहान ने बहुत प्यार से महक के सर को चूमा और उसे मंगलसूत्र भी पहनाया। फिर उसने उससे कहा, अपनी उंगली से कभी अंगूठी, गले से मंगलसूत्र मत उतारना। दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। महक गौर से अंगूठी को देखने लगी। उसे अब आदत नहीं थी गहने पहन कर रखने की। उसने कहा, अगर कुछ काम कर रही होंगी तो उतार दूंगी, तब तक ठीक है। होटल में अहान महक के करीब आने की कोशिश कर रहा था। महक को समझ नहीं आ रहा था कि अहान ये सब क्यों कर रहे हैं। उनकी शादी किसी नॉर्मल शादी की तरह नहीं थी, पर वो अहान को रोक कर उसे उसकी बीमारी याद नहीं दिलाना चाहती थी। उसे वहाँ का माहौल बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने बच्चों का बहाना दे दिया। अहान, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, बच्चे अकेले होंगे। तब अहान ने कहा, घर में वियान और व्योम ये जानकर बहुत खुश हैं कि उनके मम्मी पापा की शादी हो गई है। ये कहकर अहान ने बच्चों को वीडियो कॉल किया। खाना खाते हुए वियान ने खुशी से कहा, मम्मी पापा, आखिरकार आप दोनों ने शादी कर ही ली। व्योम ने भी कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरे मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ भी हैं। अब हम एक हैप्पी फैमिली है। जहाँ व्योम इस बात से खुश था कि उसके मम्मी और पापा की शादी हो गई है, वहीं वियान को इस बात की चिंता थी कि क्या उसकी मम्मी अपनी शादी के बाद खुश रह पाएगी। उसने बहुत सोचकर अहान से पूछा, पापा, क्या आप मम्मी से वाकई प्यार करते हैं? अहान कहाँ अपने बच्चों को निराश कर सकता था। उसने वियान को तसल्ली देते हुए कहा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारी मम्मी से। ये सुनकर वियान का तो पता नहीं, मगर व्योम बहुत ही खुश हो गया। उसने बहुत ही खुशी से कहा, मम्मी पापा, अब आप जल्दी से हमारे लिए एक छोटी सी बहन ले आओ। वैसे तो मुझे सबसे छोटा होना बहुत पसंद है, क्योंकि सब मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर एक छोटी बहन आ जाएगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और उसे मैं ही सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुनकर तो महक चौंक ही गई। उसके बच्चे वाकई में कुछ भी कह देते थे। महक को अब कोई इच्छा नहीं थी कि वो चौथा बच्चा पैदा करे। और फिर इन बच्चों की बड़ी बहन तो थी ही, इनकी परी दीदी, जिसके बारे में वो चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। उसने कहा, फालतू की बातें बंद करो और खाना खाकर सो जाओ। तभी व्योम ने बहुत ही निराशा से कहा, पापा, मम्मी तो कभी हमारी बात नहीं मानती, क्या आप हमारी बात मानेंगे? क्या आप मम्मी के साथ हमें एक छोटी बहन ला कर देंगे? हाँ हाँ, मेरे दो लाडलों को जो चाहिए होगा मैं वो सब दूंगा। अहान ने बिना कुछ सोचे बच्चों को वादा कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने आपस में थोड़ी देर बात की और फिर अहान ने शीला आंटी से दोनों बच्चों को सुलाने के लिए कह दिया। फ़ोन रखने के बाद महक अहान को ये सोचकर गुस्से में देख रही थी कि उसने बच्चों से वादा तो कर दिया, मगर वो उसे पूरा कैसे करेगा। अहान ने बहुत ही प्यार से महक का हाथ पकड़ा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता इन दोनों के जन्म के वक्त तुम्हें जो दर्द हुआ होगा, जो तकलीफ़ तुमने सही होगी, वो कितनी ज़्यादा होगी। और अफसोस कि ऐसे वक्त पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कब और कैसे हुआ। पहले जब मैं इन बच्चों को देखता था तो मुझे बुरा लगता था कि मैं इनका बचपन नहीं देख पाया, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके बचपन में तुम्हें इतने अकेले कैसे संभाला होगा। महक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हान इस बात के लिए उस पर दया दिखा रहा है कि उसने अकेले दोनों बच्चों को जन्म दिया था। इतने सालों तक वो अकेले इन दोनों को पालती आई। अहान की बातों से उसे अपना वो वक्त याद आ गया और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन इस समय अहान का भी क्या ही कसूर था। उस बेचारे को तो कुछ याद ही नहीं था। अगर उसे कुछ याद रहता तो शायद वो अपने किए की माफ़ी मांगता, लेकिन अब हालात अलग थे। तभी अचानक अहान ने कहा, महक, मुझे माफ़ कर दो। अहान के मुंह से ये सब सुनकर महक चौंक गई। अहान की माफ़ी वाली बात सुनकर महक बहुत इमोशनल हो गई। उसने अहान को बहुत प्यार से गले लगा लिया। वो जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अहान की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अहान ने बहुत ही प्यार से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस कर दिया। महक ने बहुत प्यार से अहान का सिर सहलाया और उसके बाद अहान उसके नज़दीक आता चला गया। उसने पहले उसके गालों पर किस किया, फिर उसके होठों पर। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, महक ने उसे रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अहान ने झट से जवाब दिया, शादी हुई है हमारी, सुहागरात नहीं मनाएंगे? अभी सुना नहीं बच्चों ने क्या कहा? उन्हें एक बहन चाहिए। महक ये सुनकर बहुत हैरान थी। आखिर ये अहान क्या कह रहा था? शादी, सुहागरात, बच्चे? लेकिन उन्हें बच्चा कैसे हो सकता था? अहान ने एक बार फिर महक को अपने बहुत करीब किया और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ? महक ने गुस्से से कहा,
इसका मतलब आपने मुझे झूठ कहा? महक का सवाल सुनकर अहान हंसने लगा। उसने जवाब दिया, 10 दिन कल खत्म हो जाएंगे महक, और अब तो मुझे छोड़कर मेरे बच्चों को मुझसे अलग करके कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर महक ने निराशा से अपने सर पर हाथ रख लिया। इतने वक्त से अहान बीमार होने का नाटक कर रहा था। उसने सब लोगों को अपने साथ मिला लिया था। इसका मतलब वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसका डिप्रेशन, ये बातें झूठी थी। उसने जानबूझकर ये सब किया था ताकि इन दोनों की शादी हो सके। महक जैसे जैसे ये सोच रही थी उसे अहान से नफरत होती जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि वो क्यों ही वापस आई। याददाश्त जाने के बाद तो अहान का व्यक्ति तो पूरी तरह से बदल चुका था। दिल से ईमानदार और सच्चा अहान अब एक झूठा और मक्कार इंसान बन चुका था, जिसने अपनी बात मनवाने के लिए इतनी बड़ी चाल चली थी। उसने गुस्से में अहान को खुद से दूर कर दिया और कहा, अगर मुझे हाथ लगाया है ना, तो मैं अभी के अभी आपको तलाक दे दूंगी। अहान ने गुस्से में उसका मुंह पकड़ा और कहा, मैं ये शादी मरते दम तक नहीं तोड़ने वाला। तुमने मुझसे शादी की है। 7 फेरे लेकर तो इंसान 7 जन्मों तक बन जाता है। 7 जन्मों का पता नहीं, लेकिन इस मैरिज सर्टिफिकेट ने इस जन्म में तो तुम्हें मेरे साथ बांध ही दिया है। महक को समझ नहीं आ रहा था आखिर अहान ये सब क्यों कर रहा था। इसलिए सिर्फ क्योंकि वो उसके बच्चों की माँ थी? क्या सिर्फ अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखने के लिए उसने ये शादी की थी? अहान फिर से उसके नज़दीक जाने लगा तो महक ने उसे खुद से दूर कर दिया और कहा, अगर आप मुझसे सच्चाई से शादी करते तो शायद मुझे ये रिश्ता मंजूर भी होता, लेकिन आपने मुझे इस तरह धोखा देकर मुझसे शादी क्यों की? आखिर आप चाहते क्या हैं? अहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके नज़दीक जाता रहा, मगर तभी अचानक से महक को पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगा और वो चीखने लगी। महक को इस तरह चीखते हुए देख अहान बहुत घबरा गया। उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, महक ने रोते रोते कहा। अहान ने बहुत ही आराम से महक को बिस्तर पर लेटाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखो। ये कहकर अहान कमरे के बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही महक ने राहत की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान ये शादी होने के बाद उसे खुश होना चाहिए या दुखी। हालांकि वो फिर अहान के साथ रहना जरूर चाहती थी, मगर जिस तरीके से अहान ने शादी के बंधन में उसे फंसाया था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आखिरकार उसे तो सच्चा और ईमानदार अहान ही पसंद था। ये धोखेबाज अहान उसे कैसे पसंद आ सकता था? अहान महक के लिए हॉट वाटर बैग और चॉकलेट्स लेकर आया और पूरी रात उसने महक का बहुत ध्यान रखा। महक देख सकती थी कि वो अभी भी उसकी परवाह करता है, उसका ख्याल रख रहा है। यही तो खास बात थी अहान राजदा की। पेट का दर्द ठीक होने के बाद महक धीरे धीरे सो गई। अगली सुबह घर आने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर वियान और व्योम ने जब महक और अहान के गर्दन पर निशान देखे तो बोले, मम्मी पापा, आप दोनों की गर्दन पर चोट कैसे लग गई? अहान और महक ने अपनी गर्दन छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, रात को कमरे में मच्छर थे। व्योम हंसते हुए बोला, होटल रूम में मच्छर? मम्मी पापा झूठे हैं। खैर, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। तभी वियान ने अहान से पूछा, पापा, क्या आपने मम्मी को परेशान किया? मैं एक बात कह देता हूँ, व्योम की बातों में आकर हमारे लिए छोटी बहन लाने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। पहले ही आप दोनों के झगड़ों के कारण हम दोनों को 7 साल तक इतनी तकलीफें सहनी पड़ी हैं। दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वियान ने बहुत ही समझदारी से अपनी बात कही थी और महक ये देखकर बहुत हैरान थी कि इतना छोटा बच्चा ये सब बातें कैसे समझ रहा था। नाश्ता करने के बाद व्योम ने महक से कहा, आज शाम को हम मेरे पापा के घर चलेंगे। पापा के घर? महक ने हैरान होकर अहान से पूछा। क्या अहान वाकई में उसे उसके ससुराल लेकर जाने वाला था? और जब अहान को कुछ याद नहीं था तो फिर उसे अपने पापा कैसे याद थे? महक ने कुछ सोचकर अहान से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं नहीं चाहती कि मैं नए लोगों से मिलूं और मुझे उनका व्यवहार ना समझ आए, इसलिए आपसे पहले ही पूछ रही हूँ। अहान ने जवाब दिया, मेरे डैड और उनकी पत्नी। सब कहते हैं वो मेरी सौतेली माँ है। तो बस उनके 2 बेटे हैं और एक कज़न है, चाचा की बेटी अनन्या, और हाँ, मनीषा मासी भी है। महक ने हैरानी से पूछा, सब कहते हैं सौतेली माँ से क्या मतलब है? क्या आपको नहीं पता? अहान ने जवाब में कहा, 7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद डैड मुझे अपने घर ले आए। मुझे उससे पहले का कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ वही याद है जो उन्होंने मुझे बताया। महक ने उससे आगे पूछा, क्या आपको उससे पहले का कुछ भी याद नहीं? नहीं, अगर कुछ याद होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता।
अगर कुछ भी याद होता तो शायद तुम्हें मेरे बच्चों को इस तरह अकेले नहीं पालना पड़ता, लेकिन मुझे वाकई कुछ भी याद नहीं है। क्या आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की? महक ने फिर उससे पूछा तो अहान ने जवाब दिया, जितना मेरी फैमिली ने मुझे बताया मैं मान गया। मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं लगती। अब तो मेरे बच्चे और उसकी माँ भी मेरे साथ है, तो फिर जानने के लिए बचा ही क्या है। महक ने हाँ में सिर हिलाया और तैयार होकर अहान के साथ उसके डैड के घर जाने के लिए निकल गई। देखते ही देखते वो लोग रायजादा हाउस भी पहुंच गए। महक को देखकर सबको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर कौन है वो, लेकिन किसी ने भी अहान के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। घर पहुंचते ही सबसे पहले कल्पना रायजादा, जो अहान की सौतेली माँ थी, उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ मॉम। ये कहकर अहान ने वियान और व्योम से कहा, देखो बच्चों, ये तुम्हारे दादा हैं और ये तुम्हारी दादी। व्योम और वियान ने बहुत प्यार से कहा, नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने आदित्य और कल्पना के पैर छुए। आदित्य रायजादा ने हैरानी से दोनों बच्चों को देखा, जो बिल्कुल उनके बेटे की तरह दिखते थे। उन्होंने अहान से पूछा, ये सब क्या है अहान? अहान ने महक का हाथ पकड़ा और कहा, पापा मैंने शादी कर ली है। ये महक है मेरी पत्नी और ये दोनों मेरे और महक के बच्चे हैं, वियान और व्योम। तभी व्योम ने बड़े चुलबुले अंदाज में बताना शुरू किया, जी हाँ, मेरा नाम व्योम मेहता है, जो मेरा भाई वियान मेहता है और ये मेरी मम्मी महक मेहता है। दादाजी, इतने टाइम तक आप हमारे पापा से दूर रहे, लेकिन अब हम सब एक ही फैमिली हैं। ये सब देखकर सब हैरान थे। दरअसल अहान के एक्सीडेंट के बाद आदित्य रायजादा बिना किसी से कुछ बात किए उसे अपने साथ मुंबई ले आए थे, जहां वो अपनी दूसरी पत्नी कल्पना रायजादा और उसकी बहन के साथ रहते थे। जब उन्हें पता चला कि अहान की ज़िंदगी में कोई लड़की रह चुकी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश भी नहीं की थी। उनके मुताबिक तो उन्हें बहुत मुश्किलों से अपना बेटा वापस मिला था, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार के बारे में बताया, ना इसके अलावा कुछ खुद बताया और ना ही कभी उसे कुछ जानने दिया। इन 7 सालों में उन्होंने अहान को पूरी तरह खुद के जैसा चालाक बना दिया था। कल्पना और उसकी बहन मनीषा, जो उनके साथ ही रहा करते थे, वो हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। कल्पना की नज़रों से छुपाकर आदित्य रायजादा की अपनी साली मनीषा के साथ भी अवैध संबंध थे। इसके बारे में पता तो सबको था, मगर कोई इस बारे में बात नहीं करता था। रायजादा फैमिली में किसी को भी महक और उसके बच्चों का वहाँ आना पसंद नहीं आ रहा था। आदित्य ने अचानक से कहा, अगर ये बच्चे हान रायजादा के हैं तो इनका नाम व्योम मेहता और वियान मेहता क्यों है? घर में आते ही आदित्य को अपने पोतों के सरनेम से दिक्कत होने लगी थी। तभी हान ने कहा, डैड, नाम तो कभी भी बदलवा सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है? महक हैरानी से हान को देख रही थी। आखिरकार हान उसकी इजाज़त के बगैर बच्चों का नाम बदलने वाली बात कैसे कह सकता था? क्या इन लोगों को एहसास नहीं था कि वहाँ उनके साथ उन दोनों बच्चों की माँ भी मौजूद है? तभी आदित्य ने नाराज़गी जताते हुए कहा, परेशानी तो यह है कि मेरा बेटा अचानक से घर में बहू और अपने 2 बच्चों को ले आया है और इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। अहान ने उसके जवाब में कहा, मुझे तो काफ़ी बातें याद ही नहीं हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि आपको भी महक के बारे में कुछ नहीं पता चला। उसकी ये बात सुन आदित्य ने मन ही मन सोचा, अगर इसे कहा कि उस हादसे के बाद इसकी पत्नी इस दुनिया में ही नहीं रही थी, तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और सालों से जो जिस सच पर यकीन करता आया है उसे पूरी तरह झूठ मान लेगा। नहीं, मैं अपना बेटा दोबारा नहीं खो सकता। इस वक्त आदित्य को महक और बच्चों को अपना लेना ही ठीक लगा। वो कुछ भी ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे अहान फिर से इस परिवार के खिलाफ हो जाए। कल्पना और मनीषा दोनों ही बहुत देर से चुपचाप महक को घूर रहे थे। तभी कल्पना ने कहा, बेटा, तुम अचानक से किसी लड़की को घर लाकर कहोगे कि वो रायजादा खानदान की बहू है, तुम्हारी पत्नी है, तो हम मान तो नहीं जाएंगे ना? तुम्हें पता है ना रायजादा खानदान की बहू होना कितनी बड़ी बात है? महक गुस्से में अपनी सास की बातें सुन रही थी। महक 7 साल पहले भी उनके बारे में नहीं जानती थी। वो तो बस बा से मिली थी, जो आज यहाँ नहीं थी। एक बार अहान ने उसे बताया ज़रूर था कि उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी वजह उसके पापा थे, जिन्होंने उसकी माँ को छोड़ किसी और से शादी की थी। अहान उनका नाजायज़ बेटा था। सालों बाद उन्होंने उसे अपना नाम और बिजनेस तो दिया, पर अहान ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया था, इसलिए उसने कभी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। बस किसी वजह से उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा महक इस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कल्पना ने आगे कहा, किस परिवार से हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? ज़रा अपने परिवार, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ।
आदित्य रायजादा और उसकी पत्नी यही चाहते थे कि अहान की शादी जिस भी घर में हो वो अमीर और ताकतवर होना चाहिए, इसलिए वो हमेशा हर्षिता मेहरा को घर की बहू बनाना चाहते थे। इसके अलावा जब अहान ने रागिनी को चुना तब भी उन्हें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि त्रिपाठी खानदान को तो मुंबई में सभी जानते हैं। लेकिन आज ये लड़की कहाँ से आ गई थी? तभी मनीषा ने देखा कि अहान इन सवालों से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, हमें इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों ने शादी कर ली है, एक दूसरे के साथ खुश हैं, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और तो और इनके कितने प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी हैं। ये सुन आदित्य ने कहा, ज़माना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन बहू के खानदान के बारे में जानने का अधिकार तो ससुराल वालों को होता ही है। कल्पना ने भी महक को घूरते हुए कहा, माँ होने के नाते मेरा ये जानने का पूरा हक है कि मेरे बेटे की पत्नी का खून खानदान क्या है। कोई भी यारी गहरी लड़की इस तरह बहू बनकर हमारे घर में तो नहीं आ सकती। तभी हान ने महक का साथ देते हुए कहा, वो बहू बनकर इस घर में नहीं आई है, उसे पत्नी बनाकर मैं इस घर में लेकर आया हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मगर ये शादी मेरी वजह से हुई है। मैं महक से शादी करना चाहता था। महक देख रही थी कि अपने घर वालों को मनाने के लिए आहान किस तरह झूठ बोल रहा था। वो शादी करना तो चाहता था, मगर उसने प्यार से नहीं बल्कि धोखेबाजी से शादी की थी। आहान का ये परिवार देखकर तो महक बहुत ही डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके डैड और उसकी सौतेली माँ ऐसे होंगे। तभी आहान ने कहा, मॉम आपकी बहू पहली बार आपसे मिलने आई है, मुंह दिखाई का तोहफा नहीं देंगी? मेरे बच्चे क्या सोचेंगे? उनकी दादी उनकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप क्यों मेरी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं? तभी व्योम ने भी बड़ी चालाकी से कहा, हाँ दादी जी, क्या आपको मेरी मम्मी अच्छी नहीं लगी? और ये कहते हुए वो रोने का नाटक करने लगा और बोला, दादी को मम्मी पसंद नहीं आई, दादी मम्मी से प्यार नहीं करती। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, मगर दादी को वो अच्छी नहीं लगी। उसके बाद वियान ने भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहा, देखिए दादी जी, अगर आपको मेरी मम्मी अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप मुंह पर बता दीजिए, हमें बुरा नहीं लगेगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। आदित्य देख रहा था कि किस तरह दोनों बच्चे अपनी माँ के पक्ष में ही बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें आपकी मम्मी बहुत पसंद है। कल्पना, बहू पहली बार घर आई है, इसे खानदानी हार तोहफे में दे दो। कल्पना ने बड़ी ही निराशा से खानदानी हार मंगवाया और महक को दिया। उसका ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ना तो वो आहान के बच्चों की नज़र में बुरी बनना चाहती थी और ना ही आहान की नज़रों में, और ना ही वो अपने पति की बात टाल सकती थी। मनीषा ने भी महक को बहुत ही महंगा तोहफा दिया। चलिए अब सब खाना खा लेते हैं। ये कहकर वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आदित्य ने बहुत ही प्यार से अपने दोनों पोतों को अपने पास बैठाया और बोले, बताओ बच्चों, क्या खाओगे तुम दोनों? इसके बाद वो उन दोनों बच्चों को अपने हाथों में खाना खिलाने लगे। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि इतने में वहाँ हर्षिता आई और बोली, आहान कैसे हैं आप? हर्षिता को वहाँ देखकर सब लोग चौंक गए। वहीं हर्षिता महक को आहान के परिवार के साथ देखकर बहुत चौंक गई। उसे वहाँ देखकर महक मन ही मन जेलिस फील करने लगी, पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए बोली, मैं क्यों बेवजह जेलिस हो रही हूँ? पर वो हर्षिता को वहाँ देखकर थोड़ी बहुत परेशान तो हो ही गई थी। तभी हर्षिता ने वहाँ आकर कहा, आहान मुझे लगता है कि तुम पहले के कंपैरिजन में बहुत पतले और कमज़ोर हो गई हो। तुम्हें देखकर लगता है कि मिस महक तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। इतना कहकर वो महक की तरफ देखने लगी। महक ऑलरेडी आहान की इस बात से गुस्सा थी कि वो उसके बच्चों का सरनेम बदलने की बात कर रहा था, और ये सुनकर तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। हर्षिता भी तो यही चाहती थी कि महक को उसकी वजह से गुस्सा आ जाए और सबके सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाए, पर महक अभी भी अपने बच्चों का सरनेम बदलने के लिए कन्विंस नहीं हुई थी। वहीं हर्षिता यहाँ एक बैकअप प्लान के साथ भी आई थी, और उसका बैकअप प्लान था कल्पना रायजादा। हर्षिता काफ़ी सालों से आहान को पसंद करती थी, इसलिए उसने उसके बारे में बहुत कुछ जाना था। वो मेरा फैमिली की इकलौती बेटी थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और वो पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, और इसलिए उसका मानना था कि राजदा खानदान की बहू बनने की कैंडिडेट्स में वो सबसे बेस्ट थी। पर पता नहीं महक अचानक से आहान की लाइफ में कैसे आ गई थी। उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसकी फैमिली के बारे में या उसके बैकग्राउंड के बारे में, वो अमीर है या नहीं, वो सच में कुछ भी नहीं जानती थी। वहीं हर्षिता की बात सुनकर महक अपने मन ही मन सोचने लगी, क्या आहान पतले हो गए हैं? कब? मैं तो उन्हें इतने दिनों से देख रही हूँ, उनमें तो कोई कमी नहीं दिखती। क्या आहान पतले हो गए हैं? कब? मैं तो उन्हें इतने दिनों से देख रही हूँ, उनमें तो कोई कमी नहीं दिखती। क्या आहान पतले हो गए हैं? कब? मैं तो उन्हें इतने दिनों से देख रही हूँ,
मुझे तो ये बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे हैं। तभी अहान की मोम कल्पना ने हर्षिता की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, क्या हर्षिता, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे अहान की गर्लफ्रेंड हो। उनकी बात सुन हर्षिता शर्मा गई। कल्पना ने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि महक को बुरा लगे। वहीं महक को उनकी ये बात बहुत अजीब लगी, पर अभी के लिए वो उनकी बातें सुन सकती थी। पर वो हर्षिता की अब एक भी बात नहीं सुनने वाली थी, क्योंकि उसने उसके पप्पा जी का डायमंड लगा ब्रेसलेट तोड़ दिया था। इसलिए मौका मिलने पर अब महक भी उसे बढ़िया से सुनाने वाली थी। वो अहान के करीब जाकर हर्षिता को जेलिस फील कराने की कोशिश करने लगी। उसने अहान से कहा, अहान आप खाइए ना, फिर बाद में भूख लगेगी तो मुझे परेशान करेंगे। वैसे भी कल रात आपने मुझे बहुत परेशान किया, मैं ठीक से सो ही नहीं पाई, अभी तक मेरी कमर दुख रही है। महक जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी, वो भी सिर्फ हर्षिता को जलाने के लिए। अपनी बात कहकर वो हंसने लगी। ये देखकर हर्षिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तुम किस बात को लेकर इतना हंस रही हो? मुझे तो लग रहा है तुम इसलिए इतना दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही हो ताकि तुम्हें सबकी टेंशन मिल सके। मैं सब जानती हूँ। महक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो मुझे जानना तो बहुत अच्छी बात है, खुशी से जानो। फिर उसने अहान को भी इनडायरेक्टली एक ताना देते हुए कहा, अगर मैं भी अहान के इंटेंशंस के बारे में जान जाती तो सिचुएशन कुछ और होती। हालांकि हर्षिता को ये बात सुनकर भी यही लग रहा था कि महक और अहान बहुत करीब आ चुके हैं और वो उसी के बारे में बात कर रही है। महक ये सब कुछ हर्षिता को जानबूझकर सुनाने के लिए कह रही थी। वहीं अहान को भी महक की बातों का मतलब और उसका इंटेंशन साफ समझ आ रहा था, इसलिए उसकी बातें सुनकर अहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। महक उससे उसके झूठ को लेकर नाराज थी। वो गुस्सा थी कि अहान ने झूठ बोलकर उससे शादी की। इतना ही नहीं, सच पता लगने के बाद उसने उसे डाइवोर्स देने के लिए भी कह दिया था। पर अहान ये नहीं चाहता था कि महक उसे बार बार यही शब्द कहे, इसलिए उसे घूर रहा था। अहान को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देखकर महक ने अपने मन ही मन कहा, अब रिग्रेट करने से क्या ही फायदा, अहान को जो करना था वो कर ही चुके हैं। अहान अब महक का हस्बैंड बन गया था और उसके बच्चों का बाप भी था। महक तो हमेशा से ही अहान को पसंद करती थी, पर वो अहान से यही एक्सपेक्ट करती थी कि वो उससे बिल्कुल पहले वाला प्यार करे और कभी उसे झूठ ना कहे। महक की बात सुनकर हर्षिता ने उससे कहा, महक तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। उनके करीब आने के बारे में सोच सोच कर ही हर्षिता गुस्से से भरी जा रही थी। वो बार बार इसी बारे में सोच रही थी कि किस तरह अहान महक के करीब आया और उन दोनों के बीच सारी दूरियां मिट गई। ये सोच सोच कर तो हर्षिता इतनी ज़्यादा जेलस हो गई कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी अपनी जान ले ले। तभी उसने अहान की तरफ देखते हुए कहा, अहान तुम्हें इस लड़की में ऐसा क्या भी पसंद आया? ये दिखने में भी कितनी अजीब है। ये सुनकर अहान कुछ कह पाता उससे पहले ही महक ने उसे एक करारा सा जवाब दिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ और मैं किसी गैर से नहीं, अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। पति से बात करने में कैसी शर्म? और वैसे भी मुझे पता है तुम किस तरह की लड़की हो, जो हर वक्त किसी न किसी लड़के के साथ घूमती रहती हो, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ। ये सुनकर तो हर्षिता भड़क उठी, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वियान ने उसे साइड में होने को कहा। आंटी आप प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, मैं अपने पापा के पास बैठना चाहता हूँ। वियान ने जब देखा कि हर्षिता उसकी मोम को परेशान करने की कोशिश कर रही है तो उसने थोड़ी दूर बैठा वियान अपनी जगह से खड़ा हो अपने हाथ में बाउल और स्पून लेकर अहान के पास आकर बैठ गया। हालांकि वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, पर हर्षिता के लिए वो इरिटेटिंग ही था। लेकिन वो महक के साथ साथ अहान का भी बेटा था, इसलिए हर्षिता ने भी उससे प्यार से कहा, हे लिटिल बॉय, तुम तो बहुत क्यूट हो। हर्षिता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अहान के सामने उसके बेटे से कुछ भी कह सके। वहीं उसकी बात सुनकर वियान ने बहुत ही प्यार से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ क्योंकि मैं अपनी मम्मा पर गया हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी मम्मा और पापा दोनों पर गया हूँ, इसलिए मैं उन दोनों की तरह क्यूट हूँ। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद वियान ने फिर कहा, पर आंटी आप बहुत बड़ी लग रही हो, आपको भी एक लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए और फिर बेबी भी कर लेने चाहिए, वरना अगर आप बूढ़े हो गए तो कोई भी आपसे शादी नहीं करेगा। वियान के ये शब्द सुन हर्षिता बहुत कॉन्शियस हो गई थी और अपने चेहरे को छूकर देखने लगी कि क्या वो सच में इतनी बड़ी उम्र की दिखने लगी थी। पर वो तो अपने चेहरे का और अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती थी और खुद को प्रॉपर मेंटेन भी करके रखती थी, तो वो बड़ी कैसे दिख सकती थी। तभी उसने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए वियान से कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी ये सब नहीं समझते। एक्चुअली मैं किसी को पसंद करती हूँ और चाहे जो भी हो जाए उसी से शादी करूँगी। जब तुम बड़े हो जाओगे
और किसी को लाइक करने लगोगे ना, तब आई एम श्योर तुम मेरी बात ज़रूर समझोगे। ये सुनकर वियान ने कहा, नहीं आंटी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो टाइम से शादी कर लूँगा। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी शादी नहीं की तो फिर आपसे कोई शादी नहीं करेगा आंटी। हर्षिता को अब समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे, इसलिए वो बिना कुछ कहे खाली पड़े चेयर पर जाकर बैठ गई। वो एक परफेक्ट आउटसाइडर लग रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्से में देखकर कल्पना उसके पास चली गई और उसे थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने हान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम और हर्षिता एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हो। हर्षिता हमारे लिए कोई पराई नहीं है। अब वो घर आई ही है तो तुम जल्दी से अपना खाना खत्म करो और उसे कंपनी दो। ये बेचारी अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी। अब तक कल्पना रायज़्यादा चुप इसलिए थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड, अपने बेटे और पोतों के सामने बुरी नहीं बनना चाहती थी। पर जब उसने हर्षिता को गुस्से में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी साइड लेने लगी। वहीं हर्षिता को उसका ऐसा करना अजीब नहीं लगा, बल्कि वो तो उससे भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। हर्षिता को ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक कल्पना रायज़्यादा महक को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक उसके लिए भी यहान को पाने के चांसेस बने रहेंगे। उसे तो ये भी लगता था कि महक का कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और वो उसके इतनी खूबसूरत भी नहीं है, इसलिए आहान की बीवी बनना तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। और आहान को भी जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाएगा। जहाँ वो ये सब सोच रही थी, वहीं आहान को तो मन ही मन इस बात का डर लग रहा था कि कहीं महक उसे सच में डाइवोर्स ना दे दे। खाना हो जाने के बाद भी आहान और महक एक दूसरे के साथ ही थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आहान तो हर्षिता की तरफ देख तक नहीं रहा था। महक जहाँ जहाँ जाती, आहान भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगता। ये देखकर हर्षिता ने जलन और गुस्से से अपने होंठ काट लिए। वो गुस्से से खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये महक मेरे आहान से ऐसे चिपक चिपक कर क्यों चल रही है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आहान फेविकोल की तरह चिपक गई हो। क्या ये कुछ वक्त के लिए भी आहान से दूर नहीं रह सकती? ये सच में बहुत ही बेशर्म लड़की है। ये सोचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और आहान के पास चली गई। फिर कुछ सोचते हुए वो आहान का हाथ पकड़कर बोली, आहान, क्या तुम मुझे वॉक पर नहीं ले जाओगे? चलो ना, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हर्षिता ने आहान से कह तो दिया था, पर आहान ने उसकी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। यहाँ तक कि उसका ध्यान तो अभी भी महक ही पर था। ये देखकर हर्षिता को थोड़ा इंसल्टिंग लगा, पर वो इस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही आहान का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगी। ये देखकर आहान ने उसे बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रूड होते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कब कहा कि तुम हमारे साथ वॉक पर चलने के लिए मान गया हूँ? हालांकि ये पहली बार नहीं था जब आहान ने हर्षिता से इस तरह बात की थी। आहान को वो चिपकू हर्षिता बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए आहान उससे दूर रहने के लिए मोस्टली इसी टोन में बात करता था। वहीं जब महक ने हर्षिता की हिम्मत देखी तो वो सच में मन ही मन काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि आहान जितनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर रहा था वो उतना ही ज़्यादा कोरेजियस एक्ट कर रही थी, वो भी आहान रायज़ादा के साथ। आहान की बात सुनकर हर्षिता ने फिर अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहा, आहान, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना आंटी कब से हम दोनों के साथ में देखना चाहती हैं, और फिर रायज़ादा फैमिली और मेहरा फैमिली तो एक दूसरे के कितने क्लोज भी हैं, और अगर हम दोनों साथ में आएंगे तो तुम्हारा फ्यूचर और भी ब्राइट हो जाएगा। उसने आगे कहा, आहान, जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो सब तुम्हें ये लड़की महक कभी नहीं दे सकती। ऐसा नहीं था कि मेरा फैमिली कोई भी बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, पर हर्षिता ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि महक कोई बहुत ही मामूली फैमिली से है, और इसलिए उसकी फैमिली के कंपैरिजन में तो उसकी फैमिली काफ़ी ऊपर है। इसलिए उसे लगता था कि आज नहीं तो कल वो कैसे भी करके हान को अपना बना ही लेगी। पर हर्षिता को अपनी ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी फैमिली कोई इतनी भी हाई क्लास फैमिली नहीं थी। उसने कहा, आहा, तुम मुझे ना एक्सेप्ट करने का कोई तो रीज़न दो। हर्षिता कैसे भी करके आहान को पाना चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, पर आहान तो अब भी उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। उसे उसमें या उसकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हर्षिता ने एक बार फिर आहान की तरफ देख उसके करीब जाकर धीरे से कहा, अगर तुम अब भी आंटी की बात मान जाते हो तो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आई प्रॉमिस मैं कभी भी महक से झगड़ा नहीं करूँगी और ना ही कभी उसे परेशान करूँगी। और हाँ, मैं तुम दोनों के बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह एक्सेप्ट कर लूँगी, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस तरह से तुम्हारी लाइफ में आऊँगी तो महक को भी कोई प्रॉब्लम होगी। बस तुम मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो।
हर्षिता ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, अहान मुझे अपने करियर की, अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, ना ही मुझे कोई बहुत ज़्यादा फेम चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। ये सब कहकर हर्षिता अहान को अपनी बातों में ले लेना चाहती थी ताकि अहान उसे चुन ले और महक अकेली रह जाए। अहान अब तक शांति से हर्षिता की बात सुन रहा था, पर तभी वह अचानक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कह दिया है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो। अहान से रिजेक्शन पाकर हर्षिता बहुत नाराज़ हो गई। वो अपनी इस तरह इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। वहीं अहान ने भी अपनी बात खत्म की और फिर महक का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर हर्षिता ने उसका रास्ता रोककर उससे फिर कहा, अहान क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो? हर्षिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अहान उसके साथ ऐसा क्यों था। उसकी मॉम कल्पना रायज़दा को तो वो बहुत पसंद थी, पर फिर अहान उसकी तरफ देखना भी पसंद क्यों नहीं करता था। उसका ड्रामा देखते देखते अब तो महक भी पक गई थी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हर्षिता से कहा, मिस हर्षिता, क्या तुम्हें सिर में किसी चीज़ से चोट वगैरह तो नहीं लगी, या फिर आजकल तुम गधों के साथ रहने लग गई हो, जो ऐसे गधों जैसी नॉनसेंस और बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हें पता है हम इंसान जानवरों से अलग क्यों होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम में फीलिंग्स होती हैं, पर तुम्हें देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि तुम में कोई फीलिंग्स भी हैं। फिर उसने अपना सिर दबाते हुए कहा, तुम भले ही किसी भी और शादीशुदा लड़की के हस्बैंड से जाकर ये सब कह सकती हो, पर मैं ये सब नहीं सुनने वाली। मेरी शादी इनसे चाहे जैसी भी सिचुएशन में हुई हो, पर अब फैक्ट यही है कि यही अहान रायज़ादा मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ, सो स्टे अवे फ्रॉम हिम। मैं को इस तरह अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर और गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाते देखकर अहान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे महक की यही खूबी सबसे अच्छी लगती थी, जो उसे सबसे अलग बनाती थी। महक ने फिर कहा, तुमने कहा ना कि तुम अहान को काफ़ी सालों से जानती हो और उसके बारे में सब कुछ जानती हो, तो क्या इतने वक्त में तुम अहान को इतना भी नहीं जान पाई कि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करता? सच कहूँ तो तुम्हें ये बात हमेशा से ही पता थी, बट तुमने कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर हर्षिता भड़कते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? महक ने स्ट्रेट फॉरवर्डेड होते हुए कहा, मुझे लगता है कि हान तुम्हें इग्नोर करके बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाकी मैं तो कहती हूँ कि हान को तुमसे इससे भी ज़्यादा बुरा बिहेव करना चाहिए। तुम जैसी लड़कियाँ यही डिज़र्व करती हैं। ये सुनकर हर्षिता गुस्से में बोली, महक तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं अहान के साथ उससे शादी किए बिना ऐसे ही उसके घर में रह सकती हूँ। एक दो बार वो नहीं मानेगा, पर बाद में वो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा। पर क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या तुम ये बात एक्सेप्ट कर लोगी? वेट वेट वेट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम जैसी यूजलेस लड़की अहान रायज़ादा को हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखेगी और ज़िंदगी भर वो तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहेगा? हर्षिता महक जैसी लड़की से हारना नहीं चाहती थी। वो महक को खुद के सामने कुछ नहीं समझती थी, इसलिए वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली थी। ये सुनकर महक ने कहा, पहले तो तुम ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो और इसे अपने दिमाग में बिठा लो। अहान रायज़ादा मेरे हस्बैंड हैं, मेरी इनसे शादी हुई है और मेरे पास हमारी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट भी है। अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और रही बात अहान की, तो इतना यकीन तो मुझे इन पर है ही कि ये तुम जैसी लड़की को कभी भी अपने घर में नहीं घुसने देंगे, स्पेशली तुम्हारे ये गंदे इंटेंशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर महक अहान के एकदम करीब आ गई। उसने अपना सर उसके सीने पर रख लिया। हर्षिता उन्हें इतना करीब देख जल भुन रही थी। तभी महक ने उससे कहा, मुझे पता है कि लड़के सभी ही बेकार होते हैं और उनका बाहर किसी न किसी से अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं इतने वक्त में अहान को इतना तो समझ गई हूँ कि वो बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं है। वो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की या सोचा भी तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ने वाली। ये सब कहने के बाद महक ने मन ही मन कहा, पता नहीं सारी लड़कियां मेरे अहान के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं, ऐसा भी क्या दिख गया उन्हें अहान में। मैं इनसे पहले हमेशा कहती थी कि इतने हैंडसम मत दिखा करें, पर नहीं, इन्हें तो मेरी कभी सुननी ही नहीं थी। एक तो पहले ही इतने हैंडसम दिखते हैं और ऊपर से इतने अच्छे से तैयार होकर रहते हैं कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। और हिम्मत तो देखो इस लड़की की, ये मुझी से कह रही है कि ये मेरे पति के घर में मेरी आंखों के सामने ही रहना चाहती है। अगर इसने आइंदा ऐसा सोचा भी तो मैं मार डालूंगी इसे।
बड़ी आई मेरे आहान को मुझसे चुराने वाली। एक तो पहले ही इतने सालों बाद बहुत मुश्किल से मुझे ये वापस मिले हैं। मैं इन्हें अब कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। फिर उसने आहान की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, आहान अब आप ही बताइए, क्या आपको मुझ जैसी वाइफ चाहिए या नहीं? महक अब चाहती थी कि आहान क्लियरली हर्षिता का चैप्टर क्लोज कर दे, पर आहान को अभी तो मौका मिला था महक को परेशान करने का, और स्पेशली तब जब वो इस वक्त हर्षिता से इतना जेलिस हो रही थी। आहान ने उसके सिर पर हाथ रखा और स्माइल करते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर महक चिढ़ गई। उसने गुस्से से आहान की टाई पकड़ी और कहा, अच्छा तो ये बात है। ये बोल वो उसकी टाई खींचते हुए उसे वहां से ले गई। महक नहीं चाहती थी कि आहान अब एक सेकंड भी उस हर्षिता के पास रुके और उसकी कोई भी बात सुने। ये देखकर आहान ने महक की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम हर्षिता से जेलिस हो रही हो? कहीं तो मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो? ये सुन महक के कदम थम गए। उसने खुद को संभाला और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, पर अभी आपकी भलाई इसी में है कि आप चुप रहो, और भूलो मत हमारी शादी आपके झूठ की वजह से हुई थी। महक भले ही आहान की टाई पकड़कर खींच रही थी, पर आहान उससे गुस्सा होने के बजाय उसे जेलिस होते देख मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसने महक की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने महक के थोड़ा करीब आकर कहा, महक। आहान को इतना सीरियस और अपने इतना करीब देखकर महक का दिल भी धड़कने लगा। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आहान? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, हमारी शादी झूठ के कारण हुई थी तो क्या हुआ, प्यार तो सच्चा हो सकता है ना। लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और अब तुम दूसरी लड़कियों से जालिस हो रही हो। ये सुनकर महक कुछ सेकंड के लिए रुकी, पर तभी उसे याद आया कि वो इस बारे में तो बिल्कुल ही भूल गई थी। वो जल्दी से होश में आई और उसने उससे दूर हटते हुए कहा, एक तो आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, और ऊपर से आप अब भी मुझे ये सब कह रहे हैं। ये सुनकर आहान ने उसकी आंखों में देखा, उसे खुद की तरफ खींचा और उसके मुंह पर उंगली रखकर कहा, श्श, अब जब प्यार हो ही गया है तो मानने में कैसी शर्म। आहान के इतना करीब होकर महक को अजीब लगा तो वो उससे दूर होने लगी। आहान ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसे खुद के करीब खींचा और कहा, अच्छा तो मतलब तुम मुझसे नफरत करती हो? महक ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, अरे पर मैंने ऐसा कब कहा? ये सुनकर आहान ने भी तुरंत कहा, अरे नफरत नहीं करती इसका मतलब तो प्यार करती हो, है ना? इसका तो यही मतलब हुआ फिर। महक ऑलरेडी उससे इस वक्त गुस्सा थी, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं आपको। महक को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान से क्या कहे। वो भले ही आहान को ना करना चाह रही थी, पर फिर भी उसकी बातों से आहान को साफ समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी। तभी आहान ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, तुम सच में दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो महक, पर अब तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है तो तुम मेरे लिए दूसरी लड़कियों से जल सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। वियान और व्योम पहले ही जाकर कार में बैठ गए थे। महक भी हर्षिता को घूरती हुई वहां से कार की तरफ चली गई। अगले दिन आदित्य ने आहान को अपने ऑफिस बुलाया था। वो जैसे ही उनके कैबिन में पहुंचा, उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, तो अब आगे क्या सोचा है आहान? आहान को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरान नज़रों से आदित्य को देखा तो उसे साफ शब्दों में बोले, आहान मैं चाहता हूँ कि अब तुम महक और बच्चों के साथ रायजादा हाउस में रहो। उनके अचानक इस फैसले से आहान हैरान था, पर तभी आदित्य ने उससे कहा, आहान मैं चाहता हूँ महक और बच्चे परिवार के साथ रहें। बच्चों को संस्कार तो परिवार से ही मिलते हैं ना, और फिर जब उनके दादा दादी अभी जिंदा हैं तो वो हमसे दूर क्यों रहेंगे? दरअसल महक और बच्चों के आहान की ज़िंदगी में आने से आदित्य इनसिक्योर हो गए थे। उन्हें आहान को खो देने का डर लगने लगा था। वो आज भी ये बात भूले नहीं थे कि आहान सिर्फ इसलिए उनके साथ था क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। वहीं आहान को कहीं ना कहीं उनकी कही बात सही लग रही थी। बच्चों को परिवार के साथ ही रहना चाहिए। आहान जानता था कि महक ने 7 साल अकेले ही उन्हें संभाला था। उनके लिए परिवार के नाम पर बस वही थी। इसलिए आहान चाहता था कि व्योम और वियान को भी अपना परिवार मिले। इसलिए उसने कहा हाँ और वहाँ से निकल गया। आहान के अलावा आदित्य के 2 बेटे और थे जिन्हें कल्पना ने जन्म दिया था, विवेक और शुभम। वो दोनों ही उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे क्योंकि आहान आदित्य की नाजायज़ औलाद था। वो कुछ कहते नहीं थे क्योंकि आदित्य के लिए आहान बहुत अहमियत रखता था और उनका बिजनेस भी वही संभाल रहा था। शुभम और विवेक तो बस नाम के लिए उनके बेटे थे। विवेक और शुभम के अलावा कोई और भी था जिसे आहान से प्रॉब्लम थी, अनन्या रायजादा, जो आदित्य के भाई की बेटी थी। जब विवेक और शुभम को आहान की शादी और बच्चों के वाली खबर मिली तो वो परेशान हो गए।
दरअसल विवेक और शुभम कल ही बाहर गए हुए थे, इसलिए जब अहान अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ आया तो वो उनसे मिल नहीं सके। पर जब बाद में शुभम को नौकर से इस बारे में पता लगा तो उसने खुद से कहा, अहान तो बड़ा फास्ट निकला, शादी भी कर ली और बच्चे भी। तभी अनन्या उसके पास आई और उनसे बोली, क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अहान भाई के आने की न्यूज़ मिल गई लगता है। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि ताऊ जी अब सब कुछ अहान भाई के नाम कर देंगे। उसकी बात सुनकर शुभम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से से उसे घूरने लगा। पर सच तो यही था कि उन तीनों को ही अहान से प्रॉब्लम थी, क्योंकि बिजनेस के मामले में आदित्य सिर्फ अहान पर भरोसा करते थे और अब उसका अपना परिवार आ चुका था। उन्हें डर था कि कहीं महक और उसके बच्चे उनसे सब कुछ ना छीन ले। आदित्य के कहने पर अहान बच्चों और महक को लेकर राजदा हाउस आ गया था। हालांकि उनका वहां आना किसी को पसंद नहीं आया था, पर आदित्य के आगे किसी की नहीं चलती थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। महक अपने कमरे में बैठी इसी बात को लेकर परेशान हो रही थी। वो जानती थी कि मिसेज राजदा उसे पसंद नहीं करती। इस घर में आने से उसकी ज़िंदगी में और मुश्किलें खड़ी होने वाली थी, पर उसे अहान के साथ रहना था। वो अपने बच्चों को उनके पापा का प्यार देना चाहती थी। महक इन्हीं सब में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे से किसी की आवाज़ आई, तो तुम अहान की पत्नी हो। महक ने सामने देखा तो एक लड़की हाई हील्स एंड शॉर्ट स्कर्ट पहने उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। उसने बहुत ही प्राउडली अपनी आवाज़ में ऊंची करके अपनी बात कही थी। महक इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तभी एक लड़की उसके कमरे में आई। महक ने हैरानी से उसे देखा। ये लड़की अनन्या थी, अहान की कज़न और आदित्य के भाई की बेटी। वो अजीब नज़रों से महक को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। फिर उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, इस घर में रहते हुए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने रहन सहन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए? जरा अपने बालों को देखो, ऐसा हेयर कट कोई लेता है क्या? वो उसकी बेइज्जती करते हुए उसके चारों ओर घूम रही थी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि तुम यहाँ राजदा हाउस में खड़ी रह सको। महक ने बिना कुछ बहसबाजी किए अनन्या से कहा, तुम महान की कज़न हो ना, बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? महक का एटीट्यूड देखकर अनन्या ने मन में कहा, अनन्या राजदा के सामने घमंड, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। उसने दरवाजे के बाहर देखा तो आदित्य वहां से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही उसने कुछ सोचा, आउच, और ये कहकर अचानक से गिरने का नाटक किया। वो लड़खड़ा गई और जोर से चीखी। अनन्या की चीख से आदित्य एकदम हैरान रह गए। उसका ध्यान कमरे की तरफ चला गया। अनन्या अंदर जोर जोर से महक पर चिल्लाई, क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? मुझे जान से मारना चाहती हो? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे चेयर से सर में लग जाती तो? आदित्य मुड़कर भागते हुए वहां आ गए। उन्होंने थोड़ा घबराई हुई आवाज में कहा, अनन्या बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ऐसे कैसे गिरी? अनन्या आदित्य की लाडली थी। जब से उन्होंने अनन्या की जिम्मेदारी ली थी तब से वो उसे कुछ खास ही ख्याल रखते थे। उसे जरा से भी चोट आने से दर्द आदित्य को होता था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। अनन्या ने रोते रोते कहा, ताऊ जी, मैंने तो सिर्फ भाभी से इतना कहा कि अगर उन्हें राजदा हाउस की बहू बनना है तो उन्हें थोड़े अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देना चाहिए, अपना रहन सहन ठीक करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इन्हें इतना गुस्सा आ गया कि इन्होंने मुझे धक्का ही दे दिया। ये सुनकर महक बहुत ही हैरान रह गई। उसने कब अनन्या को धक्का दिया था? ये अनन्या तो बड़ी ही नाटकबाज निकली। आज तो राजदा हाउस में उसका पहला दिन था और उसके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी हो रही थी। वहीं आदित्य भी यही सोच रहे थे कि आज इस घर में इस लड़की का पहला दिन है और ये आज ही घर वालों से झगड़ा कर रही है। अगर इसका व्यवहार इसी तरह रहा तो ये राजदा खानदान के वारिस की बहू कहलाने के लायक नहीं है। अनन्या को देखकर महक समझ गई कि वो नाटक कर रही है। उसने चिढ़कर कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कब आपको धक्का दिया? तभी अनन्या ने एक बार फिर उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि मैं आप पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ? ये देखकर तो महक के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ये लड़की तो उस हर्षिता से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। इतने में अहान भी वहां पहुंच गया। अनन्या ने रोते रोते उससे कहा, अहान भाई, देखो ना भाभी ने मेरे साथ क्या किया। अब आपकी पत्नी ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है तो अब आपको ही मेरा ध्यान रखकर ये साबित करना होगा कि मैं आपके लिए बहुत मायने रखती हूँ। अहान ने अनन्या को कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ हुआ क्या है। तभी अनन्या ने उससे कहा, ससुराल में आते ही बहू ने ननद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त घर में सभी को महक के बारे में यही लग रहा होगा। अनन्या ने ये जो कहा था
उसकी आवाज़ सिर्फ आहान तक ही पहुंची थी। उसने फिर से आगे निराश होकर कहा, जल्दी कीजिए भाई, अभी अभी मैं गिरी हूँ। देखिए मुझे कितनी चोट आई है। फटाफट मुझे यहाँ से उठाकर अंदर ले जाइए। अगर आप चलते हैं कि मैं आपकी पत्नी को बेगुनाह करार दूँ और ससुराल में उसकी और बेइज्जती ना हो, तो जो मैं कह रही हूँ वो करो। इस वक्त अनन्या महक के सामने सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि आहान की ज़िंदगी में उसकी बहुत अहमियत है और रायज़ादा परिवार में उसकी कितनी चलती है। आहान समझ गया था कि अनन्या झूठा नाटक कर रही है, लेकिन उसे महक को उस इल्ज़ाम से बचाना था। आहान नीचे झुका और उसने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर महक बहुत हैरान रह गई। क्या आहान वाकई में अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि उसने एक बार भी उसकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा? वहीं महक को इस तरह निराश देख अनन्या को खुद के नाटक पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तभी अनन्या ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, ताऊ जी, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो और मैं गलती से गिर गई हूँ। मुझे नहीं लगता है इसमें महक भाभी की कोई गलती है। आदित्य जानते थे कि अनन्या के नाटक हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और बोले, चलो अब जो भी था, अभी अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। महक निराश होकर कमरे में चली गई। बेड पर लेटे लेटे महक सिर्फ यही सोच रही थी कि रायज़ादा परिवार के सब लोग पागल हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के कमरे में आहान ने उसे ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। अनन्या ने हंसते हुए कहा, महक शायद ये देखकर नाराज हो गई कि आपने मेरा साथ दिया। कहीं वो बेवकूफ़ लड़की आपसे प्यार तो नहीं करने लगी है? आहान ने गुस्से में उससे पूछा, तुम चाहती क्या हो? इस वक्त आहान की आवाज़ में अनन्या के लिए सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। अनन्या ने उसके पास जाकर कहा, सच बताऊं? ये सुनकर तो आहान बहुत भड़क गया। उसने अनन्या को खुद से दूर किया और कहा, दिन भर मुझे भाई भाई कहती रहती हो और अकेले में आकर ये सब बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता होना चाहिए हम दोनों भाई बहन हैं। आहान को गुस्से में देखकर अनन्या को समझ आ रहा था कि वो लड़कियों को दूर से ही क्यों पसंद आ जाता था। वो वाकई बहुत हैंडसम था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई बहन नहीं, कज़न्स हैं, खून का रिश्ता नहीं है हमारा। खैर, मुझे आपसे पूछना था, आपको उस गवार महक में ऐसा क्या दिखा कि आपको वो इतनी पसंद आ गई? अनन्या अच्छे से जानती थी कि महक से शादी करना या फिर उसके 2 बच्चे होना आहान की एक मामूली सी गलती तो नहीं हो सकती। उसका मतलब ज़रूर उसके मन में महक के लिए कुछ तो फीलिंग्स थी और यही अनन्या को समझ नहीं आ रहा था। आखिर महक में ऐसा था ही क्या कि आहान उसे पसंद करता था? आखिर उसमें क्या खास था जो किसी और लड़की में नहीं था? आहान कभी भी किसी और लड़की के लिए इतना पागल तो नहीं हुआ था। तभी आहान ने गुस्से में अनन्या का चेहरा पकड़ा और कहा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो अनन्या, अगर तुमने महक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहान के कस के पकड़ने की वजह से अनन्या को तकलीफ हो रही थी। उसने अपना हाथ खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, इसे चेतावनी समझो, आहान ने गुस्से से जवाब दिया। ये कहकर वो गुस्से में कमरे के बाहर चला गया। अनन्या गुस्से में उसे वहां से जाते हुए देखती रही। उसने मन ही मन कहा, उस महक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं और तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आहान। मैं तुम्हें कभी भी रायज़ादा एम्पायर का मालिक नहीं बनने दूंगी। अपने कमरे में जाकर आहान ने महक को देखा जो रो रही थी। उसे देखकर महक ने कहा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया आहान। उसे देखते ही महक की आंखों में अचानक से गुस्सा भर आया था। एक तो अनन्या ने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आहान ने उसके झूठे नाटक को सच मानकर उसका ध्यान रखा। ये सोचते हुए तो महक को और गुस्सा आ रहा था। आहान धीरे धीरे जाकर महक के पास बैठा तो उसने आगे कहा, वो नाटक कर रही थी आहान, वो झूठ बोल रही थी, मैंने उसे कुछ नहीं किया। आहान ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब महक ने आगे कहना शुरू किया, ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सच तो यही है कि मैंने उसे कुछ नहीं किया। महक पर भरोसा ना करना वो आहान के हाथ में था, लेकिन उसने अपनी तरफ से उसे सब सच बता दिया था। अगर उसके बावजूद भी वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे आहान महक के पास गया और उसने बहुत प्यार से उसके कंधे पकड़े, मगर महक उससे इतना नाराज़ हो गई थी कि उसने उसका हाथ दूर किया और रोते रोते बोली, दूर हो जाइए मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर महक ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। आहान ने कहा, सब ठीक तो है? अब तुम पर कौन इल्ज़ाम लगा रहा है जो तुम इतना नाराज़ हो रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? तुम्हारी कहीं हर बात पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर भरोसा होता तो आप मेरा साथ देने के लिए यहाँ रुकते। जब मैं यहाँ बैठकर रो रही थी तो आकर मुझे संभालते, लेकिन आप कहाँ थे आहान? आप तो अनन्या को बड़े प्यार से उठाकर उसके कमरे में लेकर चले गए।
अहान सोच रहा था कि वो महक की इस बात का क्या जवाब दे। वो तो सिर्फ एक अच्छा भाई होने का फर्ज निभा रहा था। तभी उसने बहुत प्यार से महक के गाल पर किस किया और बोला, महक, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम कभी अनन्या को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाओगी। महक ने गुस्से में जवाब दिया, ये झूठा नाटक बंद कीजिए अहान। आप अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते रखते ये भूल गए कि उसने आपकी पत्नी पर कितना गंदा आरोप लगाया है। आखिरकार अहान ये बात सुनकर परेशान हो चुका था कि उसने अनन्या का कितना ध्यान रखा। तभी उसने महक से कहा, अच्छा ठीक है महक, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो मैं आज के बाद अनन्या से दूर रहूंगा। अहान की बात सुनकर महक चौंक गई। ये क्या बकवास कर रहा था वो? उसने कब उसे अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा? वो जो भी कह रही थी वो इसलिए नहीं था कि भाई बहन दूर हो जाएं, बल्कि इसलिए कह रही थी ताकि अहान वहां रुककर उसका साथ देता। लेकिन अहान ऐसा क्यों समझ रहा था कि वो अनन्या का ध्यान रख रहा था तो महक को प्रॉब्लम हो रही थी? वो कभी एक भाई बहन को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहती थी। अहान ने बहुत प्यार से महक को गले लगाया और कहा, आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। महक सोच रही थी कि वो अहान किन बातों का क्या जवाब दे रहा है। तभी अहान ने महक को चेतावनी दी, अनन्या का स्वभाव काफ़ी तीखा है, इसलिए उससे जितना दूर रह सको बेहतर होगा। महक ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अहान देख सकता था कि महक कितनी आज्ञाकारी है। वो हर बात कितनी प्यार से मान जाती है। आज तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शांत हो गई। ये सोचते सोचते ही अहान को महक पर अचानक से बहुत प्यार आ गया। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और महक के गालों को चूम लिया। महक अचानक से बोली, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपसे नाराज ही रहूं? उसने सिर्फ अहान के कारण अनन्या की बात को भुला दिया था, क्योंकि वो अहान को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अहान ने बहुत प्यार से महक को गले लगा लिया। उस रात दोनों बहुत ही सुकून की नींद में सोए। अगली सुबह जब महक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए गई तो वहाँ पर अनन्या पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर महक बहुत ही चौकन्नी हो गई और उसे 2 हाथ की दूरी बना ली। तभी अनन्या ने कहा, महक, ये क्या तरीका है? तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? डरना तो मुझे तुमसे चाहिए। महक ने गुस्से में उसे जवाब दिया, अगर इतना ही डर लग रहा है तो मेरे सामने क्यों आई हो? कल रात को तो मुझे फंसाने के लिए सिर्फ गिरने का नाटक किया था। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन खिड़की से कूद जाओ और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दो। अनन्या ने गुस्से में महक को देखा और कहा, अपनी बकवास बंद करो महक। वैसे भी मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। मैं तो अपने प्यारे प्यारे भतीजों के साथ नाश्ता करने आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों से दूर रहो, वो घर का बना ब्रेकफास्ट खा लेंगे। ये कहकर महक ने वियान और व्योम से कहा, तुम लोग बाहर का बना कुछ नहीं खाओगे, समझे? वियान और व्योम ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। वो समझ गए थे कि उनकी बुआ ने उनकी मम्मी को परेशान करने की कोशिश की है। तभी महक को एक कॉल आया और वो बात करने के लिए डाइनिंग टेबल से थोड़ा दूर गई। महक के दूर जाते ही अनन्या ने वियान और व्योम को बाहर से लाया नाश्ता सर्व किया। उसने बहुत प्यार से उससे कहा, देखो बच्चों, तुम्हारी बुआ तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स लेकर आई है। व्योम ने गुस्से से जवाब दिया, आप गंदी बुआ हो। आपने कल मेरी मम्मा को परेशान किया। मुझे नहीं खाने आपके पैनकेक्स। अनन्या ने बहुत प्यार से व्योम से कहा, बेटा ऐसे नहीं कहते। देखो आपकी बुआ आपके लिए कितने प्यार से पैनकेक्स लेकर आई हैं और मैंने कब आपकी मम्मा को परेशान किया? कल जो भी हुआ वो एक गलती थी। बुआ का पैर फिसल गया और वो गिर गई। अब बुआ को उनकी गलती के लिए माफ़ कर दो और चुपचाप ये पैनकेक्स खाओ। अनन्या ने अपने हाथों से व्योम को पैनकेक खिलाना शुरू किया। महक ने जब ये नज़ारा दूर से देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे अनन्या के हाथ का कुछ भी खाएं और अनन्या उसके बच्चों को पैनकेक्स खिलाने के लिए इतनी बेताब क्यों थी। ये सोचती हुई महक गुस्से में उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी।